नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑफ पाठक जी एक्सीलेंस। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हिस्ट्री ऑफ मगध। ये हिस्ट्री का वीडियो है और थोड़े गैप के बाद आया है। यहाँ से हमारा नॉर्मल हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ते हैं सीक्वेंस में वो शुरू होता है। हिस्ट्री ऑफ मगध हम लोग देखने वाले हैं, या मगध का इतिहास। इससे पहले हम जान लें कि हमने पिछले वीडियोज़ में क्या क्या देखा है। हमने पिछले वीडियोज़ में 16 महाजनपद, वैदिक एज, हड़प्पन और उससे पहले प्री हिस्ट्री के जितने से हैं सारे पढ़ चुके हैं। दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू माई सेल्फ। आई एम अ फैकल्टी एट पाठक जी एक्सेलेंस। मेरे बारे में सारे डिटेल्स यहाँ दिए हुए हैं, जो आप जानना चाहें यहाँ देख सकते हैं पॉज करके। हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं आज के वीडियो में। हम देखने वाले हैं महाजनपद बैकग्राउंड। मगध का महाजनपद के वक्त क्या था बैकग्राउंड, जो हमने पहले पिछले वीडियो में बता ही दिया है महाजनपद के बारे में, मगर थोड़ा विस्तार से देखेंगे। उसके बाद हम देखने वाले हैं माइथोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है मगध की। देन हरियंका एंड शूरनगर, जो स्टार्टिंग के दो डायनेस्टीज थे, दो राजवंश थे, उसके बारे में। देन नंदा डायनेस्टी के बारे में देखेंगे, और आखिरी में इंट्रोडक्शन टू मौर्य, जिसमें हम लोग अलेक्जेंडर के बारे में भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे। और बाकी ये इंट्रोडक्शन है, क्योंकि इसका बाकी चीज़ें अगले वीडियो में आएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। महाजनपद बैकग्राउंड। मगध was located on the present day राजगीर गया पटना रीजन ऑफ मॉडर्न डे बिहार। मगध के आज के क्षेत्र के बारे में बात करें तो आज के दिन में वो गया, पटना, राजगीर और उसके आसपास के इलाके जो हैं, जिसको सदर्न बिहार भी बोलते हैं, उस इलाके में मगध पड़ता था। वक्त के साथ जब महाजनपद डिसअपियर होने लगे, डिक्लाइन होने लगे, तो मगध धीरे धीरे एक एम्पायर के रूप में उठता गया और फैलता गया। और फैलते फैलते मगध इतना फैल चुका था कि मौर्य वंश के दौरान मगध तक्षशिला से शुरू होता था और असम पे समाप्त होता था। और उत्तर में भी ये कुछ इसी तरह से था कि एकदम कश्मीर अफ़गानिस्तान तक पहुंचा हुआ था। वहाँ से शुरू होके ये गोदावरी नदी तक जाता था, सुवर्णगिरी पर्वत तक। मगध बाद में अंग को, वैशाली को और बहुत सारे एरियाज़ को कवर करके एम्पायर बनने लगा था। जब महाजनपद डिक्लाइन हुए तो लेटर मगध कॉन्कर्ड अंगा, वैशाली एंड मैनी अदर एरियाज। माइथोलॉजिकल हिस्ट्री। महाजनपद और मगध के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो हमें इतिहास और धर्म को साथ में रखना पड़ता है। माइथोलॉजिकल यानी पौराणिक इतिहास। माइथोलॉजिकल के हिसाब से देखा जाए तो मगध का इतिहास माइथोलॉजिकल भी बहुत अच्छा है। महाभारत और भागवत पुराण में मगध का जिक्र किया गया है। श्री कृष्ण के मामा कंस जो थे वो मगध के राजा जरासंध के जमाई थे। अगर हम महाभारत के अनुसार जाएं तो श्री कृष्ण के मामा कंस मगध के राजा के जमाई थे, और इसी नाते वो श्री कृष्ण के नाना भी लगते थे। कंसवध के बाद जरासंध कई बार श्री कृष्ण पे अटैक करते थे, हमले करते थे। मथुरा पे आक्रमण के कारण ही उन्हें द्वारिका शिफ्ट करना पड़ा था। ये थोड़ा माइथोलॉजिकल इतिहास है। महाभारत में इसका जिक्र भी है, जब भीम ने इनको चीर के दो भाग में किया था। ये महाभारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मगध का पहला राजा जरासंध था। और मगध के पास माइथोलॉजिकल ग्रेट इम्पैक्ट भी है, क्योंकि जरासंध को हराने के बाद ही माइथोलॉजिकली देखा जाए तो युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ ये सब किया था। अश्वमेध यज्ञ तो बहुत बाद में हुआ युद्ध के बाद, लेकिन राजसूय यज्ञ जरासंध को हरा के किया। जरासंध के अटैक्स के कारण ही श्री कृष्ण ने अपनी नगरी मथुरा छोड़ के द्वारिका का निर्माण किया था। तो जरासंध की बहुत भूमिका है इतिहास में। हरियंका एंड शूरनगर। हरियंका वॉज द फर्स्ट टू रूल मगध। हरियंका जो हैं, हरियंक राजवंश के लोग, ये पहले थे जिन्होंने मगध पे शासन किया। हिस्टोरिकली बिम्बिसार वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध। माइथोलॉजिकली जरासंध वॉज द फर्स्ट रूलर, बट हिस्टोरिकली बिम्बिसार वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध। बिम्बिसार जो था वो मगध का फर्स्ट रूलर था। और किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम बिंदुसार था,
और ये जो पहले राजा थे इनका नाम बिंबिसार था। तो नाम थोड़ा सिमिलर है लेकिन अलग है। और बिंबिसार ने इस राजवंश की शुरुआत भी की थी, जिसे हम हरियंका राजवंश बोलते हैं। और हरियंका राजवंश में दो बड़े बड़े राजा आए थे, एक बिंबिसार और अजातशत्रु। और अजातशत्रु इसलिए पॉपुलर है क्योंकि इन्होंने अपनी राजधानी को राजगीर से पटना शिफ्ट किया था। जो पहले राजगृह थी वहाँ से उन्होंने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र शिफ्ट किया था, और उसके बाद से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही है। तो हरियंका डायनेस्टी के ये लोग फेमस थे। शूनगा डायनेस्टी बीच में आई थी इसलिए फेमस तो थी, लेकिन ऐसे अगर आप सिंपल हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो किसी राजा का नाम याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शूनगा याद रखिए। अगर डिटेल हिस्ट्री चाहिए तो यू कैन कमेंट मी, मैं आपको इनके राजा के डायनेस्टिकल नेम्स सारे बता दूंगा। और हरियंका के बाद शूनगा डायनेस्टी आए। शूनगा डायनेस्टी के बाद नंदा आए। नंदा सबसे नोन डायनेस्टी है। मौर्य से पहले जो भी डायनेस्टी का सबसे ज़्यादा नाम है वो नंदा है। और सिंपल सी बात है क्यों है, क्योंकि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया था जो कि नंदा डायनेस्टी के थे। और क्योंकि उन्होंने क्यों हराया उसके सारे रीजंस जो थे उसके कारण नंदा डायनेस्टी का नाम हो गया। इसके भी दो मेन रूलर्स थे, एक महापद्मानंद एक धनानंद। महापद्मानंद इस डायनेस्टी का फाउंडर था और धनानंद इसका लास्ट रूलर। महापद्मानंद को नाम इसलिए पड़ा गया था महापद्मानंद क्योंकि महापद्मानंद का मतलब ही होता है द लीडर ऑफ अ बिग आर्मी। महापद्मानंद की सेना ही इतनी बड़ी थी कि उन्हें महापद्मानंद कहा गया, और इसी वजह से उसके राज्य में संपत्ति भी बहुत थी, जिसके वजह से उन्होंने अपने पुत्र का नाम धनानंद रखा, यानी बहुत सारे धन का मालिक। जैसे वो थे सेना के मालिक, ये धन के मालिक। चाणक्य का रिवेंज, चाणक्य का इतिहास, चंद्रगुप्त मौर्य का उद्गम, अलेक्जेंडर का हमला, ये सारे नंदा डायनेस्टी के टाइम के ही चीज़ें हैं। दरअसल होता यह था कि नंदा डायनेस्टी के लोग भले ही अच्छे राजा हों, कुशल योद्धा हों, लेकिन वो उतने भी साक्षर और सक्षम राजा नहीं थे, क्योंकि उनके अनुसार सुंदरता ही सब कुछ थी, ज्ञान नहीं। चाणक्य जो इतने बड़े ज्ञानी हम लोग जानते हैं, जब वो उनके दरबार में गए थे तो उन्होंने सिर्फ उन्हें चाणक्य को इसलिए बेइज्जत करके बाहर कर दिया था क्योंकि वो कुरूप थे। उनका ज्ञान का परखा ही नहीं, उनके बारे में जाना ही नहीं, और इसलिए चाणक्य को नंद के राजाओं से लेश मात्र की भी संवेदना नहीं बची थी, और वो इसके राज्य को ध्वस्त कर देना चाहते थे। और इसके लिए उन्हें चाहिए था कोई अच्छा योद्धा, जो उन्हें चंद्रगुप्त के रूप में मिला। और नंद के वक्त ही था जो अलेक्जेंडर आया था। अलेक्जेंडर को रोकने वाले चंद्रगुप्त मौर्य, जिस वजह से उसने मौर्य वंश, ये चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के होने के कारण कभी मगध पे अटैक नहीं किया, यमुना को वो क्रॉस ही नहीं कर पाया। इंट्रोडक्शन टू मौर्य। चाणक्य और कौटिल्य वाज द आर्किटेक्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर। इससे पहले सारी डायनेस्टीज चल रही थी, लेकिन मौर्यंस को एम्पायर बनाने वाला और मौर्यन को इतना बड़ा बनाने वाला चाणक्य थे। चाणक्य वाज द आर्किटेक्ट। अगर मौर्यन एम्पायर एक आर्ट था तो चाणक्य आर्टिस्ट थे। अगर उसको आप हम एक बिल्डिंग माने तो चाणक्य आर्किटेक्ट, उसके रचनाकार। मौर्यन एम्पायर वाज सीन ड्यू टू चाणक्यज रिवेंज। फर्ज कीजिए अगर धनानंद ने चाणक्य का अपमान नहीं किया होता, फर्ज कीजिए अगर धनानंद ने चाणक्य को अपने राज्य से बाहर नहीं निकाला होता, वो उनके मन में बदले की भावना नहीं आई होती, तो आपको आज मौर्य वंश देखने को नहीं मिलता। उन्होंने इसे निकाला कि अपना बदला लेना था, इसलिए उन्होंने साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। और सिर्फ अपना ही बदला नहीं, वो चाहते, क्योंकि वो अर्थशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञानी थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई भी ऐसा राजा वहाँ पे रहे जिसकी वजह से राज्य को नुकसान उठाना पड़े, इसलिए उन्होंने बदला लेने का सोचा। और चाणक्य के रिवेंज के कारण मौर्य वंश का उद्गम हुआ। और एक छोटी सी कहानी भी है कि जब चाणक्य को डिसऑनर किया गया, अपमान किया गया, राज्य से वो निकल गए,
तब वो जंगल होते हुए कहीं जा रहे थे। जंगल में उन्होंने एक नाटक देखा जहाँ पर एक बच्चा, जो बचपन में हम लोग जैसे खेलते हैं ना, बहुत कोई खेलते हैं जिसमें कोई काम वाला बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, आमतौर पर उसे घर घर कहा जाता है, घर घर खेलना। तो वैसे ही कुछ खेल चल रहा था जिसमें चाणक्य ने देखा कि एक बच्चा सरपंच बना हुआ है और अजीब अजीब बच्चे जो प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं उसको एक अच्छे राजा की तरह, कुशल राजा की तरह सॉल्व कर रहा है। तो उन्हें इस बच्चे में लीडरशिप स्पिरिट दिखाई दी और थोड़ा जानने के बाद उन्हें इनके अंदर वीरता भी दिखाई दी। तो चाणक्य उस बच्चे को लेकर गए, उनको शिक्षित किया, उनको युद्ध शिक्षा में कौशल किया और उन्हें एक अपराजित योद्धा में तब्दील किया। और इसके बाद वही बच्चा धनानंद को हराकर उसका साम्राज्य को अंत करता है, जिसे हम चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानते हैं। यहाँ से शुरू होता है मौर्य वंश। और अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो था सिर्फ मगध का इतिहास। इसमें अभी आपको अलेक्जेंडर के बारे में आना बाकी है, मौर्य वंश के बारे में बाकी है, जो हम आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। ये था मौर्य वंश से पहले का मगध, या हिस्ट्री ऑफ मगध बोलें तो ज़्यादा सही होगा, इसलिए मैंने टॉपिक भी हिस्ट्री ऑफ मगध रखा है। और अगले वीडियो में हम देखेंगे अलेक्जेंडर के अटैक्स को चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह से रोका था, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मौर्य, कि मौर्य वंश कहाँ से आया, कोई राजा था या नहीं था, कहाँ से कैसे इतना बढ़ गया, वो जंगल में क्या कर रहे थे, उसके बारे में हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।